हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम समझने वाले क्लास 11th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, तो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो पहले की वीडियोस नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और कमेंट पे अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। देखो दोस्तों, हमने स्टेट को जाना कि स्टेट हमारे पास्ट में कैसा हुआ करता था। ठीक है, और वो जानने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस है, लाइक कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जियाउद्दीन बरानी की फतवाए जहांदरी, सुल्तान्स के बारे में हमने पढ़ा। तो वो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझा। ठीक है, हमारे भारतवर्ष में कैसा स्टेट हुआ करता था। लेकिन अब हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे विदेश जो था हमारा, यूरोप था। यूरोप में सारे जो अलग अलग देश है अभी जो बने हुए हैं, तो पहले वो जो स्टेट हुआ करते थे, ग्रीक सिटी स्टेट्स है सारे अलग अलग, एथेंस, स्पार्टा, तो ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे उस समय पास्ट टाइम में। तो वो हम समझ रहे हैं कि यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में, यूरोप के देशों में कैसे स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, तो हम स्टेट को देख रहे हैं। तो उसी में से अब हम सबके अलग अलग समझ रहे हैं कि भाई किसके क्या क्या ओपिनियन है, क्योंकि वो उस समय में रह चुके हैं, तो उन्होंने स्टेट को देखा है और उनके अपने अपने ओपिनियंस है उसको लेके कि स्टेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसी में से हम जो है 3 ग्रेट फिलोसोफर्स की बात करेंगे, दैट इज सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। दे आर द ग्रेट फिलोसोफर्स। ओके, ये आपने पॉलिटिकल साइंस में समझा होगा, सुना होगा इनके नाम, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल के बारे में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 में हमने पढ़ा है ना। अब इनको हम डिटेल में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 3 या 4 मार्क्स के आ सकते हैं, तो ये ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है, सोक्रेट्स के बारे में भी, प्लेटो के बारे में भी और एरिस्टोटल के बारे में भी, 3 या 4 मार्क्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने बुक से लिखना चाहते हैं, सोक्रेट्स के बारे में, प्लेटो, एरिस्टोटल आपके बुक में गिवन होगा, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये ईजी है, ये मेरे बुक का जो कल्याण चौधरी की बुक है मेरी, तो उसका मैंने PDF बना लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो आप इससे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोक्रेट्स के बारे में। तो सोक्रेट्स जिनका जन्म हुआ था कब, 469 BCE में। ठीक है, और इनकी डेथ कब हुई थी, 399 BCE में। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो काउंटिंग तो आपको पता है, बैकवर्ड काउंटिंग होती है इसमें BCE में। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सोक्रेट्स बॉर्न इन 469 BCE वॉज द सन ऑफ अ स्टोन कटर। किसके बेटे थे, स्टोन कटर के, मीन्स पत्थर काटने वाले के। तो मतलब इनका कोई बहुत हाई क्लास फैमिली नहीं था कि इतने बड़े फिलोसोफर है तो आप सोचोगे इनका हाई क्लास फैमिली होगा, नहीं, ये एक स्टोन कटर के बेटे थे। ठीक है, ही बिकम फैमिलियर टू ऑल द फोल्क्स। फोल्क्स मीन्स पीपल। यहाँ पे जो है स्पेलिंग छुप गई है, तो यहाँ पे आप लिख लेना FOLKS। ठीक है, फोल्क्स मीन्स पीपल, लोग, इन द स्ट्रीट्स ऑफ एथेंस। तो भाई यहाँ से हमें पता चलता है कि सोक्रेट्स कहाँ रहते थे, एथेंस में। तो एथेंस का नाम आपने सुना है, ग्रीक सिटी स्टेट। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्रीक सिटी स्टेट, एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, थेब्स पढ़ा होगा, तो उसमें से एक एथेंस है, हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। तो ये जो एथेंस में रहते थे ना, तो गलियों में, स्ट्रीट्स में, सड़कों पर, ये उन लोगों के बारे में बड़े अच्छे से जानते थे सोक्रेट्स। वो जो क्यों क्यों जानते थे उनके बारे में, बिकॉज वो रास्तों पर घूमते थे सोक्रेट्स। ठीक है, मे बी ऑफ उनके फादर स्टोन कटर है तो वो शायद उनके साथ जाते हो, तो इनका जो है ना बातचीत था लोगों के साथ सड़कों पर। ठीक है, तो ये लोगों से मिले जुले थे। ही बिकम फैमिलियर मीन्स वो जानते थे लोगों को। सोक्रेट्स यूज टू स्टैंड अबाउट द मार्केट प्लेस ऑल द डे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, ये DAY डे। ओके, मीन्स दिन। तो लॉन्ग कन्वर्सिंग विद वन ही मेट। तो मतलब ये सोक्रेट्स क्या थे, मार्केट प्लेस में, बाजार के इलाके में खड़े रहते थे। अब मार्केट प्लेस में तो बहुत सारे लोग आते हैं दिन प्रतिदिन, है ना, रात में, दिन में ज़्यादा आते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केटिंग करनी होती है, अलग अलग चीज़ें, सामान लेने होते हैं, तो वे वहाँ पर खड़े रहते थे और जिससे भी मिलते थे ना, उससे लॉन्ग कन्वर्सिंग मीन्स बातें किया करते थे। जिससे भी मिलते थे उससे जो है लंबी लंबी बातें किया करते थे, देर देर तक बात किया करते थे। ठीक है, ये अभी हमारा क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है अबाउट सोक्रेट्स। ओके, ही यूज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन एनी टॉपिक। वो किसी भी एक टॉपिक पर ना क्वेश्चनिंग करने लग जाते थे। ये इनके बचपन की बात है। ठीक है, तो ये बड़े ही क्यूरोसिटी वाले बच्चे थे।
इनमें बड़े ही जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, नई नई चीज़ें, ठीक है, जो उनको नहीं पता तो वो लोगों से पूछा करते थे। ओके, अब हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो, सुप्रीम इंटरेस्ट इन स्टेट। सुप्रीम इंटरेस्ट इन स्टेट, इनका ना स्टेट को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। स्टेट से रिलेटेड बातों से इनका बड़ा ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। देखो कैसे, सॉक्रेट्स हैड नो डिज़ायर फॉर ऑफिस और अ पॉलिटिकल कैरियर। तो सॉक्रेट्स का कोई ऐसा नहीं था कि भाई उन्हें ऑफिस बनाना है अपना खुद का, या कोई पॉलिटिकल कैरियर में जाना है, मीन्स लॉयर बनना है या जज बनना है या कुछ और जो भी है। तो उन्हें कोई पॉलिटिकल कैरियर में रुचि नहीं थी और ना ही अपना खुद का बिजनेस या ऑफिस चलाने की रुचि थी। येट हिज सुप्रीम इंटरेस्ट वॉज द स्टेट। ये क्या लिखा है, वॉज लिखा है, ठीक है, WAS, वॉज। इनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस पे था, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इनका किस पे था, स्टेट को लेकर। सॉक्रेट्स बिलीव दैट एज द स्टेट इज मेड अप of the individual citizen, the same could be purified and saved by the individual citizen itself. सॉक्रेट्स का क्या बिलीफ था, देखो, सॉक्रेट्स का मानना था कि स्टेट, मान लो ये स्टेट है, ये जगह है, ठीक है, ये स्टेट है, ये बना किससे होता है, देखो स्टेट किससे बनता है, स्टेट अपने आप तो नहीं बन जाता, स्टेट बनता है लोगों से, हर एक इंडिविजुअल से बनता है, हर एक इंसान से बनता है, ठीक है, ये है इंडिविजुअल, हर एक इंसान से क्या बनता है, स्टेट बनता है। तो यानी जब इंसानों से स्टेट बनता है, हर एक इंसान से, हर एक सिटीजन जो वहाँ पे रहता है उससे स्टेट बनता है, तो ये काम भी किसका है, सिटीजन का ही है, उस हर एक व्यक्ति, उस हर एक इंडिविजुअल का ही है कि वो अपने स्टेट को प्यूरिफाई करे, अपने स्टेट को सही करे, अगर कुछ गलत है तो उसको सही करे, प्यूरिफाई करे, ठीक है। अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि ये जो स्टेट है ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, हमेशा क्राइम होते रहते हैं, हमेशा परेशानियां हैं, लॉ यहाँ का अच्छा नहीं है, ये है वो है, अगर बोल रहे हैं प्यूरिफाई कैसे करोगे तुम इसको, स्टेट कोई इंसान थोड़ी है, स्टेट तो एक जगह है ना, एक जगह ही तो है, इंसान तो नहीं है। तो इंसान को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन वो जगह को कैसे चेंज करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, ये बताते हैं कि स्टेट बनता है लोगों से, हर एक इंडिविजुअल को मिलकर स्टेट बनता है। तो लॉट्स ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, राइट, तो ये काम भी उन्हीं लोगों का है कि वो लोग क्या करेंगे, अपने स्टेट को सुधारेंगे। अगर खुद सुधर जाएंगे, अगर खुद सही से चलेंगे ना तो स्टेट भी देखना सही हो जाएगा, सिंपल शब्दों में ये, ओके। एंड दिस कुड बी डन, और ये कैसे हो सकता है, अब लोग कैसे सुधर सकते हैं, लोग कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं स्टेट, इन्होंने ये भी बता दिया आपको सॉल्यूशन भी दे दिया इसका कि प्रॉब्लम है अगर तो उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर स्टेट में कुछ खराबी है तो यानी सही कौन करने का जिम्मेदार कौन है, इसको सही करने का इंडिविजुअल, ठीक है, यानी हर एक इंसान की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टेट को ठीक करे, और वो उसी से हो पाएगा क्योंकि लिविंग कौन है, इंसान लोग, तो इंसान लोग वहाँ रह रहे हैं तो इंसान लोग ही ठीक कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बता दिया, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन कैसे सही कर सकते हैं इंसान लोग, ठीक है, हम सिटीजन्स कैसे सही कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये है क्या, एंड दिस कुड बी डन, ये कैसे सही हो सकता है, सेड सॉक्रेट्स ने बताया, ओनली थ्रू एजुकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, पढ़ाई के थ्रू, यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, THROUGH, थ्रू, ओके। तो ये कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू, ऑफ द सिटीजन विच वुड अलाउ हिम टू आइडेंटिफाई वर्च्यू, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को अगर एजुकेशन मिलेगा तो ये एजुकेशन क्या करेगा, उसकी हेल्प कैसे करेगा एजुकेशन, वो उसको सोचने में, उसको आइडेंटिफाई करने में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उसमें हेल्प करेगा। वर्च्यू का मतलब होता है थिंकिंग एंड डूइंग व्हाट इज़ राइट, यानी सोच समझ के काम करना, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। अगर अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर उसे समझने में दिक्कत होगी, क्या सही है क्या गलत है, उसको लोग जो है क्या करेंगे, बहका देंगे उसको अच्छी अच्छी बातें बोल के, और वो बहक जाएगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा, खुद का दिमाग वो चला नहीं पाएगा कि भाई क्या चीज़ सही है मेरे लिए। लेकिन अगर एजुकेटेड होगा तो फिर अगर तुम उसको बहकाओगे भी, ठीक है, उसको बोलोगे कुछ भी बात, तो वो मानेगा नहीं, वो सबसे पहले अपने दिमाग से पूछेगा, ठीक है, खुद से सोचेगा, रिसर्च करेगा, तभी जाके वो अपना सही डिसीजन लेगा, है ना। लेकिन अगर कोई अनपढ़ होगा तो उसको क्या है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी बता दोगे मान लेगा, यकीन कर लेगा, है ना। तो यही चीज़ ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक सिटीज़न के पास एजुकेशन होना चाहिए ताकि वो अपने लिए सही गलत का फैसला कर सके, अपना आइडेंटिफाई कर सके क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे ये जो लिखा है वो लिखा है आइडेंटिफाई, ठीक है, ये देखो IDENTI, उसके बाद क्या लिखेंगे FY, ठीक, आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे सॉक्रेट्स ने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा क्या दिया है, इम्पोर्टेंस दी है, बताया है कि एजुकेशन के थ्रू ही सब कुछ ठीक हो सकता है, ओके। नाउ B पॉइंट पे आते हैं, एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो बताते हैं कि इंसान के जीवन में क्या चीज़ ज़रूरी है।
Supreme achievement of Socrates was the conviction that human mind is able to recognize what are virtue, right, truth, beauty, and such other things which meant so much to human life. सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि सुप्रीम अचीवमेंट क्या है इंसान की, वो ये है कि अगर ह्यूमन माइंड जो है अगर वो समझने लग जाए, रिकॉग्नाइज यानी उसे समझ में आने लग जाए, वो चीज़ों को चुन सके, क्या सही है, वो अपने डिसीजंस ले सके, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या सच है, क्या सुंदरता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब अल्टीमेटली अगर वो ट्रुथ को समझ जाए, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, अगर वो ट्रुथ समझ जाए तो यानी कि वो उसका सुप्रीम अचीवमेंट होगा। ठीक है। सॉक्रेट्स टॉट folks means people that by questioning and discussion it is quite possible discard errors. सॉक्रेट्स जब भी अपने लोगों को समझाते थे या पढ़ाते थे बोल लो, तो वो क्या कहते थे अपने लोगों को, वो कहते थे कि अगर तुम्हारी कोई भी मिस्टेक्स है, अगर हमें अपने मिस्टेक्स को डिस्कार्ड करना है, ख़त्म करना है, हटाना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है, थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशनिंग, मीन्स वार्तालाप से। यानी कि आप क्या करो, अगर फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में हो, आपको मैम कोई टॉपिक पढ़ा रही है, फॉर एग्जाम्पल यही वाला टॉपिक पढ़ा रही है, एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है। और आपको समझ आ गया, लेकिन कोई एक टॉपिक था इसी में से, मान लो डिस्कार्ड एरर है, इसका मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। आपने सोचा कि चलो छोड़ो, अभी बातें कर लेते दोस्तों से, बाद में मैम से पूछ लेंगे। अब वो चीज़ भूल गए, डिस्कशन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया मैम को, फिर मैम ने डिस्कशन भी नहीं किया तुमसे, मैम को थोड़ी पता चलेगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अब आ गया तुम्हारा एग्ज़ाम के टाइम पे सेम यही वाला क्वेश्चन दे दिया, सॉक्रेट्स के बारे में बताओ। ठीक है। और फिर जब तुम अपना आंसर लिख रहे हो तो बना के लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हें इसका मतलब नहीं आ रहा समझ, और भूल भी गए ये लाइन, ये जो वर्ड है डिस्कार्ड एरर, इसकी जगह क्या लिखोगे, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं पता। देखो डिस्कार्ड एरर्स का मतलब लाइक मिस्टेक्स को हटाना है ना अपने, अब इसका मतलब नहीं पता, तो अब क्या करोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, नहीं समझ पाए, भूल भी गए ये वर्ड, तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर कट गए, है ना। तो यही चीज़ है कि हमें अपने लाइफ में अगर कोई भी चीज़ मतलब मिस्टेक हो गई हमसे, या हमें लग रहा है कि मिस्टेक है, तो तुम अपने किसी के साथ भी जिसके साथ तुम्हें लग रहा है तो उससे क्वेश्चनिंग कर लो, पूछ लो, और उससे क्या होगा, वो तुम्हें आंसर करेंगे तो फिर तुम क्वेश्चन करोगे, तो इससे तुम्हारा डिस्कशन होगा, और इसके थ्रू ही तुम्हारा जो मिस्टेक है वो तुमसे हटेगा, यानी मिस्टेक्स हमारी ख़त्म हो सकेंगी। ठीक है, सिंपल। तो वो अपने लोगों को यही समझाते थे। तो वो मानते हैं कि सुप्रीम अचीवमेंट इंसान का यही है जब वो सच्चाई को समझ जाए। ठीक है, अल्टीमेटली वो ट्रुथ को समझ जाए, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए उसको समझ जाए, तो वही सुप्रीम अचीवमेंट होता है। ओके, अगर आपका सॉक्रेट्स का आंसर आता है तो ये सब चीज़ें आपको जैसा बुक में दिया हुआ है सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम, ये पूरा इंट्रोडक्शन है, देन उसके बाद ए पॉइंट देके हम पूरा लिखेंगे जो भी लिखा हुआ है, फिर बी पॉइंट देंगे और फिर सी पॉइंट। नाउ दोस्तों सी पॉइंट देखो, सॉक्रेट्स ट्रायल। ठीक है, ट्रायल का मतलब होता है डेथ सेंटेंस। ठीक है, मैंने सब कुछ लिख दिया है दोस्तों यहाँ पे, मीनिंग वगैरह। ठीक है, जो जो मार्क करना था इंपॉर्टेंट था उस सब मार्क कर दिए, नोट्स की फॉर्म में बना दिया है ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आप कहते हो नोट्स प्रोवाइड करें, तो नोट्स मैं बनाती नहीं कॉपी में, बुक में ही जो भी इंपॉर्टेंट होता है लिख लेती हूँ, एंड देन उसके बाद कहीं पे जैसे मीनिंग्स लिखना होता है ताकि बाद में ना भूल जाए, तो सारे मीनिंग्स लिख लिए हैं, अंडरलाइन कर लिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप भी ऐसे करके अपना नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो बुक में ही ऐसा नोट्स की फॉर्म बना लो, ताकि बुक जब खोलो अगली बार याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपको सीधा साधा सब कुछ दिखाई दे। ठीक है, तो ये नोट्स की फॉर्म में। अब देखो सॉक्रेट्स जो थे ग्रेट फिलोसोफर, इनको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कीन क्वेश्चनिंग थ्रू डाउट अपॉन ऑल द ओल्ड बिलीफ्स, अल्टीमेटली द एथेनियंस समन्ड सॉक्रेट्स टू ट्रायल ऑन द चार्ज ऑफ करप्टिंग द यूथ्स। अब देखो सॉक्रेट्स जो थे ना, वो जो भी ओल्ड बिलीव्स होते थे, क्रिश्चियन धर्म में जो भी पुरानी मान्यता है जो कि गलत है या सही नहीं है, लोगों द्वारा बनाई गई है, तो उनमें उनका ना करारा वो क्वेश्चनिंग करते थे कि ये कैसे है, क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से करते थे। तो अल्टीमेटली क्या किया, जो एथेनियंस थे, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, सॉक्रेट्स का डेथ सेंटेंस सुना दिया, ये कहते हुए कि ये पीढ़ी है, जो जनता है, यूथ्स है, जो भोली वाली जनता है, उसको क्या कर रही है, करप्ट कर रही है, खराब कर रही है अपनी बातों से। सॉक्रेट्स क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं यूथ्स को। ठीक है, तो ये भाई चर्च के ही लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि भाई ये तो ऐसे करके क्या कर रहा है, हमारा बिजनेस चौपट कर देगा, है ना, अगर ऐसी करके जो हम चलाते आ रहे हैं लोगों में, ठीक है, ओल्ड बिलीव्स को चलाते आ रहे हैं, तो अगर ये सबको सिखा देगा, बता देगा, और लोगों में दिमाग आ जाएगा कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, तो इस तरीके से तो सारे लोग हमसे बिल्कुल ये हो जाएंगे,
तो हमारा तो ख़राब हो जाएगा ना। तो इस वजह से उन्होंने उनको डेथ सेंटेंस ही सुना दिया। क्या होता है ना, कोई भी अच्छा काम करने जाते तो हमेशा बाधाएं आती है ना। अच्छा करने जाते बुराई जो है भारी पड़ती है, लेकिन फिर भी अच्छा काम तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही था, सॉक्रेट्स जो है अच्छा काम करते थे। वो लोग वो जो थे वो क्वेश्चनिंग करते थे जो बुरी चीज़ थी, ख़राब चीज़ थी। लेकिन जो वहाँ की वो थे बुरे लोग, उन्होंने क्या किया, उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया कि ये तो क्या कर रहे हैं, हमारे यूथ को ख़राब कर रहे हैं इस तरीके से। और जो एथेनियंस थे, वो जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने भी क्या हाँ कह दिया। कॉल, समन का मतलब होता है कॉल, मतलब डेथ सेंटेंस सुना देना। तो उन्होंने भी इस चीज़ में हामी भर दी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एथेनियंस का माइंड कैसा था, यानी विदाउट एजुकेशन उन्हें समझ ही नहीं आया क्या सही है क्या गलत है। तभी बोला जाता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे एथेनियंस के जो लोग थे ना, एथेनियंस थे, इनके पास अगर एजुकेशन होती तो ये सही गलत को समझ सकते सॉक्रेट्स सही कह रहे हैं, और इस तरीके से वो सॉक्रेट्स को बचा सकते थे, ठीक है, डेथ सेंटेंस से। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था सही क्या है गलत क्या है। When the court voted the death penalty, Socrates passed his last day in conversation with his friends and pupils. देखो, तो जब कोर्ट के पास वोट आ गया कि हाँ, सबने हामी भर दी कि हाँ उनको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, है ना, डेथ पेनल्टी मीन्स डेथ सेंटेंस। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन उनका जो है क्या था, डेथ सेंटेंस मीन्स उनको मार दिया जाता। ठीक है, तो सॉक्रेट्स ने क्या किया, अपना जो पहला मतलब आखिरी दिन था, जिस दिन उनका होने वाला था, डेथ करवाने वाले थे, तो उससे पहले दिन, लास्ट डे, उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी उसके फ्रेंड्स थे, उनके प्यूपिल्स थे यानी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ उन्होंने पूरा दिन बातें की, ठीक है, कन्वर्सेशन किया। हिज लाइफ केम टू एन एंड व्हेन ही क्वाइटली swallowed द हेमलॉक पॉइजन। और फिर रात को उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेमलॉक पॉइजन मीन्स जहर खा के खुद ही मर गए वो। ठीक है, उन्होंने खुद ही जहर खा लिया, ना कि वहाँ जाके उनके डेथ जो सेंटेंस उन्होंने दिया था मीन्स कोर्ट में जाके जो उनका होता, तो उससे पहले, वो सब करने से पहले वो खुद ही ये खा के, पॉइजन खा के मर गए। ठीक है, कब, 399 BCE में। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा सॉक्रेट्स के बारे में। तो यानी ये इतने अच्छे थे, ठीक है, ये लोगों को ठीक करना चाह रहे थे, लोगों को अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने उल्टा उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्लेटो के बारे में। सो प्लेटो से भी 4 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखो 3 फिलोसोफर्स है ना, तो उनमें से किसी भी एक फिलोसोफर के बारे में, किसी भी एक स्कूल में, अलग अलग स्कूल में अलग अलग फिलोसोफर के बारे में, जिसको मतलब टीचर को जो अच्छा लगेगा वो दे देंगी। ठीक है, तो आपको तीनों ही याद करने हैं। प्लेटो वॉज बॉर्न ऑन 429 BCE और डेथ कब हुई थी, 347 BCE में। ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखना इनका। ना देखते हैं प्लेटो के बारे में। द ग्रीक फिलोसोफर, ये कहाँ के फिलोसोफर है भाई, ग्रीक के, तीनों ही ग्रीक फिलोसोफर्स है, सॉक्रेट्स भी, प्लेटो भी और एरिस्टोटल भी। प्लेटो वॉज अ डिसिपल ऑफ सॉक्रेट्स एंड द टीचर ऑफ एरिस्टोटल। मतलब सॉक्रेट्स क्या थे, इनके टीचर, प्लेटो इनके स्टूडेंट थे। प्लेटो वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स। ठीक है, प्लेटो किसके स्टूडेंट थे, सॉक्रेट्स के। देन प्लेटो किसके टीचर बने, एरिस्टोटल के। समझ आया, जब बच्चे थे ये प्लेटो, तब सॉक्रेट्स के पास इन्होंने सीखा सब कुछ। उसके बाद जब बड़े हुए तो इन्होंने एरिस्टोटल को सिखाया एज अ टीचर। इट वॉज प्लेटो हु पब्लिश्ड मच ऑफ हिज बिलव्ड मास्टर सॉक्रेट्स टीचिंग। ये प्लेटो ही है जिन्होंने अपने मास्टर, बिलव्ड मास्टर मतलब अपने जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने मास्टर से, सॉक्रेट्स, उनकी जितने भी टीचिंग्स हैं, जो भी उन्हें समझाया गया, पढ़ाया गया, वो सब इन्होंने ही पब्लिश किया था, प्लेटो ने, उनके बारे में, सॉक्रेट्स के बारे में, कि उन्होंने क्या क्या बताया है। In the apology, Plato has succeeded in catching the personality of his master. जैसा सॉक्रेट्स जो इनके मास्टर हैं, उनका नेचर था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, ये सक्सीड हुए प्लेटो उनके अपने मास्टर की कैरेक्टर में, नेचर या पर्सनालिटी को अपने में लेने में। ठीक है, मीन्स उनकी तरह ही वो पर्सनालिटी के थे प्लेटो, दिमाग से, उनके विचारों से। ठीक है, Plato's political theories appear in his Republic, in which he explained the nature of state and a just society. प्लेटो के जितने भी पॉलिटिकल थ्योरीज है, उन्हें किसमें उन्होंने पब्लिश किया था, अपनी बुक रिपब्लिक में। ये बुक का नाम है इनके रिपब्लिक, प्लेटो की फेमस बुक का नाम क्या है, रिपब्लिक। इसमें इन्होंने अपने पॉलिटिकल थ्योरीज जो भी इनके हैं वो सब इनमें पब्लिश किया था, एक्सप्लेन किया था। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा है, और एक सोसाइटी, समाज कैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। ओके, आगे पढ़ते हैं ए पॉइंट। For Plato, politics included a search for fundamental principle of human conduct.
In fact, characteristics of Greek way of thinking was the state and political system was all inclusive. Inclusive means एक ही है. That is to say, life of state being the life of all citizens who comprise it. अब देखो, प्लेटो के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ह्यूमन लाइफ को लेके कि ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन को कैसा होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके का ह्यूमन लाइफ, तो इन सब के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पॉलिटिक्स में पढ़ने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स में क्या क्या है भाई? फंडामेंटल प्रिंसिपल है ह्यूमन कंडक्ट को लेके। इनफैक्ट जो ग्रीक वे है, मतलब ग्रीक के जो लोग हैं उनकी जो थिंकिंग है, ये जो फिलोसोफर्स हैं हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, तो इनकी थिंकिंग पता है क्या है? इनकी थिंकिंग ये है, मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स की थिंकिंग ये है कि स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम ये दोनों के दोनों क्या है? इंक्लूसिव है। मीन्स दोनों के दोनों एक ही है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट का जो लाइफ है, स्टेट की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो किसकी ज़िंदगी है? सिटीजन्स की ज़िंदगी है। और ये जो सिटीजन्स की ज़िंदगी है, जो सिटीजन्स है, ये उसी स्टेट में कंप्राइज करते हैं, मीन्स रहते हैं। मतलब स्टेट और लोग दोनों के दोनों एक है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में सॉक्रेट्स ने भी ऐसा ही कहा था दोस्तों। क्या कहा था? तो ये वही बता रहे हैं, सॉक्रेट्स ने ये कहा था कि स्टेट और वहाँ के जो लोग हैं, मतलब स्टेट किससे बनता है? सिटीजन से, हर एक इंडिविजुअल से मिलकर बनता है। तो ये सिटीजन का ही काम है कि वो स्टेट को खुद सुधारे, स्टेट को खुद प्यूरिफाई करे। और ये कैसे हो सकता है? जब लोग पढ़े लिखे होंगे, है ना। तो यानी उन्होंने स्टेट और जो लोग हैं, इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं, उनको एक माना। ठीक वैसे यहाँ पे ये जो प्लेटो है ये भी उसको एक ही मान रहे हैं। स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे जो सिटीजन्स हैं वो सब एक ही है ना। तो स्टेट कैसे बनता है? सिटीजन्स के रहने से, सिटीजन्स एक साथ वहाँ पे रहते हैं, उससे स्टेट बनता है ना। तो यानी जितने भी ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, ग्रीक वे का जो मानना है ना, तो इनका यही मानना होता है कि स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम ये दोनों एक ही चीज़ है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, एक ही चीज़ है ये। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द आइडिया ऑफ दैट ऑल आर created equal. Hence, he recognized the fact that not all men could be governed alike. अब देखो, प्लेटो ने कभी भी ये बिलीव नहीं किया, कभी भी ये नहीं माना, कभी ये नहीं बताया कि सारे लोग इक्वल होते हैं। ऑल आर क्रिएटेड इक्वल, सब एक जैसे बने हैं। ऑल आर क्रिएटेड इक्वल मीन्स सब एक जैसे बने हैं। इस आइडिया को कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं दिया, कभी भी नहीं बोला, ठीक है, कि भाई सब एक जैसे बनते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, बताते हैं कि हर एक इंसान अलग अलग होता है। हर किसी इंसान की मेंटालिटी, सोचने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। दिखने में भी अलग होता है, फिजिकली भी, वैसे भी बिहेवियर भी अलग होता है, सोचने का तरीका भी अलग होता है, सब अलग होते हैं। हर एक इंसान अलग होता है। तो जब हर एक इंसान अलग होता है तो एक जैसा हम कैसे हर किसी को गवर्न कर सकते हैं, मीन्स चला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि सब, हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की मेंटालिटी अलग है। तो जब सब इंसान अलग है तो सब इंसानों को गवर्न भी तो एक जैसा नहीं किया जा सकता ना, सबके लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल, इसका भी छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो एक अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि बहुत अच्छे, और एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि क्रिमिनल है, ठीक है। अब दोनों को सेम लॉ से तुम कैसे एडमिनिस्ट्रेट करोगे? दोनों का तो सोचने का तरीका अलग है ना, दोनों है भी अलग। सेम लॉ के थ्रू अगर तुम उनको एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो क्या सही रहेगा सब कुछ? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो वही वो बता रहे कि हर एक इंसान की मेंटालिटी अलग होती है, हर एक इंसान अलग होता है, तो हम हर एक इंसान को सेम गवर्न नहीं कर सकते। सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं। Plato was aware of the shortcomings of democracy. It has been pointed out that some of his criticisms can be taken as warning of present day conditions. Now, Plato ना डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने डेमोक्रेसी के कुछ शॉर्टकमिंग्स बताए, लिमिटेशंस बताई कि डेमोक्रेसी कैसे सही नहीं है। वैसे देखो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे आपका एरिस्टोक्रेसी हो, चाहे आपका ओलिगार्की हो, चाहे आपका मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो, या और भी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है इस दुनिया में। बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, अलग अलग तरीके हैं एडमिनिस्ट्रेट करने के, ठीक है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं है। जैसे हम इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक उसी तरीके से जो सिस्टम्स हैं ये भी परफेक्ट नहीं हो सकते। इंसान जैसे गलतियाँ करता है, ठीक उसी तरीके से ये जो सिस्टम्स है ये भी गलतियाँ इसमें होती है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी सिस्टम सही नहीं है। आज हम बात करते हैं, इंडिया में बात कर लेते हैं या दूसरे भी और कंट्रीज़ जहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो ये हम इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हम बेस्ट फॉर्म मानते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन इसकी भी तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। आफ्टर ऑल सब कुछ मिला के देखे, अगर मैं मानूँ मोनार्की ले आए अगर इंडिया में, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो फिर वहाँ पे भी तो सही नहीं है ना। मोनार्की में तो एक ही शासक होगा, राजा होगा, वो अपनी मनमानी करेगा, ठीक है। अगर वैसा निकला, वो टायरेंट हुआ, तो फिर तो दिक्कत है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे लोगों के पास पावर है कि वो अपनी
सरकार खुद चुने। अब यहाँ पे भी उसके लिमिटेशंस है, कुछ जो सिटीजन्स होते हैं वो सही अपना कैंडिडेट या गवर्नमेंट नहीं चुन पाते, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। फिर यहाँ पे फिर हम और भी देख सकते हैं, करप्शन देख सकते हैं, ठीक है, आधी गवर्नमेंट करप्ट होती है, करप्शन देखा जाता है, तो भाई लिमिटेशंस तो है। लेकिन अब क्या करें, उन लिमिटेशंस में से भी जो हम देखें कि हाँ चलो अच्छा है, ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी हमें लगता है, ठीक है। तो प्लेटो को डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, ठीक है, वो सारे शॉर्टकमिंग्स बताते, वो क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेसी को, और वो जो क्रिटिसिज्म्स करते हैं, कहते हैं ना, वही आज हम देख सकते हैं हमारे टुडे प्रेजेंट डे में। कैसे देखो, वो बताते हैं ना कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी ऐसे सही नहीं है कि वहाँ पे पावर किसके पास है, जनता के पास है, कि जनता अपना गवर्नमेंट खुद चुनेगी। लेकिन अगर जनता पढ़ी लिखी नहीं होगी, एजुकेटेड नहीं होगी, अगर वो अपना सही गलत का फैसला नहीं कर पाएगी, तो सरकार कैसे वो अपने लिए सही चुनेगी, समझ रहे हो। तो इसी चीज़ को आप कनेक्ट करो यहाँ पे सॉक्रेट्स के साथ। सॉक्रेट्स के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, तो एथेंस में जाओ। एथेंस में जो एथेनियंस थे, जो लोग थे, वहाँ की जनता थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने सॉक्रेट्स को डेथ सेंटेंस का वोट दे दिया, डेथ सेंटेंस सुना दिया। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो सही गलत में फैसला कर पाती, है ना, और डेथ सेंटेंस से बचाती सॉक्रेट्स को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ सबने मिलके क्या किया, गलत को चुन लिया। तो यहाँ वो वही बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि लोग अगर समझदार ना हो तो अपने लिए खुद गलत चुन लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे उनको डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, ठीक है। बाकी डेमोक्रेसी में तो और भी लिमिटेशंस हैं, तो वो सारे लिमिटेशंस, वो सारे क्रिटिसिज्म्स उन्होंने बताए थे। प्लेटोज पॉलिटिकल थ्योरीज अपीयर इन हिज ट्रीटाइज रिपब्लिक। ट्रीटाइज मीन्स उनकी जो बुक है, उसमें रिपब्लिक में इनकी जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज थी वो इन्होंने पब्लिश की थी, वो आई थी। इन द रिपब्लिक प्लेटो इन्वेस्टिगेटेड द नेचर ऑफ स्टेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। तो अपनी बुक रिपब्लिक में उन्होंने बताया है कि नेचर कैसा होता है स्टेट का होना चाहिए, और फिर सोसाइटी, समाज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो सब। तो ये जो लाइन है, डी वाला जो पॉइंट है ना, वो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था दोस्तों। ये देखो, ये वाला सेम ही है, वो वाला लाइन और ये सेम है। नाउ अब बात करते हैं एरिस्टोटल की। सो एरिस्टोटल वाज बोर्न ऑन 384 BCE और डेथ कब हुई थी, 322 में, ओके। अ प्यूपिल ऑफ प्लेटो, अ ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। एरिस्टोटल वाज अ टीचर एट द लाइसियम। तो देखो, जब एरिस्टोटल बच्चे थे, छोटे थे, स्टूडेंट थे, तब वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, ठीक है। समझाया था मैंने, बताया था। प्लेटो के स्टूडेंट कौन रहे, एरिस्टोटल। अब जब एरिस्टोटल बड़े हो गए तो एरिस्टोटल किसके टीचर रहे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इनका नाम तो आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट के विश्व विजेता, ठीक है। सेमेस्टर 1 में भी हमने पढ़ा था, और ऐसे भी नॉर्मल हम जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट को। जब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट छोटे थे, स्टूडेंट थे, तब इनको पढ़ाया था किसने, एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल पहले जो है मतलब टीचर रहे हैं लीसियम के, ठीक है। लीसियम एक जगह है, वहाँ पे वो टीचर थे। While Plato placed faith in his treatise Republic to mold a perfect citizen, Aristotle first asked his student to collect on existing polis and their histories. जैसा कि जब प्लेटो का फेथ था अपनी बुक रिपब्लिक में, कि इस रिपब्लिक बुक के थ्रू जो भी उन्होंने लिखे हैं, अपने ओपिनियन लिखे हैं, अपना जो भी बात लिखा है, तो ये जो रिपब्लिक में उन्होंने लिखा है, इसके थ्रू वो क्या करेंगे, अपना जो सिटीजन्स है उनके कैरेक्टर को मोल्ड करेंगे, मीन्स शेप करेंगे, उनको ठीक करेंगे, ठीक है। तो मतलब उस बुक के थ्रू वो क्या करेंगे, लोगों को परफेक्ट बनाएंगे। प्लेटो का ये फेथ था लोगों पर कि जब वो इस ट्रीटाइज को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इससे वो एक परफेक्ट सिटीजन बन पाएंगे। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल यहाँ पे स्पेलिंग में ई लगाना भूल गई है, देखो। एरिस्टोटल ने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले कलेक्ट करके आने के लिए बोला, जो भी एग्जिस्टिंग पॉलियस है। पॉलियस का मतलब क्या होता है, नाम पॉलिस सुना होगा, POLIS, पॉलिस। पॉलिस का मतलब होता है ग्रीक सिटी स्टेट, राइट। तो अगर एक स्टेट हुआ तो उसको पॉलिस बोलते हैं, और अगर बहुत सारे हुए, मान लो एक एथेंस है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिस। लेकिन अगर मैं बोलूँ एथेंस, स्पार्टा, कोरिन्थ, थीब्स, ऐसे 4-5 ले लूँ नाम, तो यानी कि एक से ज़्यादा हो गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया, तो उसको प्लूरल फॉर्म में हम बोलते हैं पॉलियस, ठीक है। पॉलियस, प्लूरल ऑफ सिटी स्टेट लिखा हुआ है। तो एरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट से बोला कि जो भी स्टेट्स है, जो अभी भी एग्जिस्ट, मतलब जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टेट्स, आज मीन्स एरिस्टोटल के टाइम में, तो जितने भी स्टेट्स हैं ना, उनके इतिहास के बारे में आप लोग कलेक्ट करके लाओ, ठीक है। इन हिज ट्रीटाइज पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल केम टू द कंक्लूजन दैट डेमोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब एरिस्टोटल की जो बुक है उसका नाम क्या है, पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल की बुक का नाम है पॉलिटिक्स, ध्यान रखना। प्लेटो की बुक का नाम क्या है, रिपब्लिक, और एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स है। तो उसमें उन्होंने कंक्लूजन दिया है, मतलब उसमें उन्होंने अपने टीचिंग्स लिखे, अपने जो है उनके
थॉट्स है, विचार है, वो सब लिखा है। और उसमें वो इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि डेमोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उनके द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगती है, डेमोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये है कि ऑल पीपल हैव नॉट पॉलिटिकल राइट्स, मीन्स गिने चुने लोगों के पास ही वोटिंग राइट है। ठीक है, अगर आपने अपने 8th में या किसी भी आपके छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि डेमोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, जो सिर्फ मेन लोग होते हैं, सारे जो आदमी लोग होते हैं, इनके पास ही पॉलिटिकल राइट होता है। और आदमी लोगों में भी जो हाई क्लास के हैं, मतलब जिनके पास पैसा है टैक्स भरने का, उन्हीं को वोटिंग राइट होता है और बाकियों के पास नहीं होता। विमेन को कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिलता। तो यानी गिने चुने लोगों के पास ही पॉलिटिकल राइट होता है ना। तो वो होता है डेमोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, और एरिस्टोक्रेसी मीन्स अपना राजा चुनेंगे वो लोग। ओके, कैसे, वोटिंग के थ्रू, और वोटिंग सिर्फ गिने चुने के पास ही होगी। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर ए, स्टेट। अब उनके अकॉर्डिंग स्टेट क्या था, वो कैसा मानते थे स्टेट को, तो देखो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेट इज अ ह्यूमन एसोसिएशन। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, एक ह्यूमन एसोसिएशन है, मीन्स व्यक्तियों का समूह है। स्टेट कैसे बनता है, लोगों से बनता है। जब बहुत सारे लोग मिलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जब होते हैं तभी तो स्टेट बनेगा ना। तो यानी ह्यूमन एसोसिएशन मीन्स क्या, ग्रुप। जब लोगों का ग्रुप होगा तो उसी से स्टेट बनता है। दैट इज टू से एरिस्टोटल ट्रीट स्टेट एज अ फॉर्म ऑफ नेचर। In his politics, Aristotle introduced state, locating the source of the emergence of state. तो उनके अकॉर्डिंग एरिस्टोटल स्टेट को एज अ फॉर्म ऑफ नेचर मानते थे, कि मतलब जो नेचर है ना, हमारा प्रकृति है, उसका ही एक अवतार है, उसी का एक फॉर्म है बनाया हुआ, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ ही एक चीज़ है, स्टेट है। ठीक है ना। अब देखो फंडामेंटल, टू फंडामेंटल रिलेशन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है दोस्तों, यहाँ पे RELATIONS आएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में L आएगा। तो रिलेशंस, इन्होंने अपने 2 फंडामेंटल रिलेशंस दिए जिनको हमें अच्छे से समझना है। देखो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेट कंप्राइज 2 फंडामेंटल रिलेशंस। देखो पहला रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। दिस इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन रेस एंड। तो देखो इन्होंने सबसे पहला रिलेशन बताया है एक आदमी औरत का, मैन एंड वुमेन का। क्यों ये ज़रूरी इसलिए है, इन दोनों के बीच में रिलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि ह्यूमन रेस का, जो इंसानों की पीढ़ी है, उसका कंटिन्यूएशन होता रहे। क्योंकि अगर स्टेट बनाना है, हमें स्टेट को फॉर्म करना है, तो उसमें लोगों की ज़रूरत है। और लोग कैसे होंगे, मतलब जब लोग तो तभी होंगे जब मैन एंड वुमेन होंगे। मैन एंड वुमेन के थ्रू जब चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, तो उसी के थ्रू फिर चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो ऐसा करके चलता रहेगा ह्यूमन रेस। तो इसके थ्रू क्या होगा, स्टेट बनेगा। तो ये रिलेशन उन्होंने बताया है। दूसरा रिलेशन देखो किसका बताया, रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव। मास्टर और स्लेव। During Aristotle's time, the common practice was that the slaves would devote themselves to all the manual work for their masters. This was necessary so that the master could devote themselves completely to intellectual pursuits. अब दूसरा रिलेशन बताते हैं वो मास्टर और स्लेव का। मास्टर और स्लेव आप जानते हो, स्लेव कौन होता है, नौकर, जो कि अपने मास्टर का काम करता है। ठीक है, जो उसका मास्टर होता है, जिसके पास वो रहता है, तो उसका वो काम करता है। तो कहते हैं एरिस्टोटल के टाइम पीरियड में ना, जब जिस टाइम पीरियड में वो थे, तो उस टाइम में ये कॉमन प्रैक्टिस था मास्टर और स्लेव का। आज के समय में ये सब बिल्कुल भी नहीं है मास्टर और स्लेव का। ठीक है, स्लेव के साथ तो आप जानते हैं स्लेवरी इन रोम हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि स्लेव के पास कोई अपनी फ्रीडम नहीं थी, वो एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है, और अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता था, अपने लोगों से मिलने का मौका उसे नहीं मिलता था। हर टाइम उसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और बहुत ही बुरी कंडीशंस में वो रहते थे, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी अपनी। तो यानी कि उस टाइम पे ये कॉमन प्रैक्टिस था एरिस्टोटल के टाइम पीरियड में, मास्टर और स्लेव का, स्लेवरी करवाई जाती थी। और जो स्लेव्स थे उनको अपने आप को पूरा डिवोट कर देना होता था अपने मास्टर के टूवर्ड्स। जो भी काम है, मास्टर का कुछ भी काम है, वो सब स्लेव को करना पड़ता था। तो इनका मानना है कि ये जो काम है ये ज़रूरी है, स्लेव को अपने मास्टर के टूवर्ड्स डिवोट होना ज़रूरी है, बिकॉज मास्टर्स के थ्रू क्या कर पाएंगे, अपना जो भी इंटेलेक्चुअल परसूट है, मीन्स एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज एंड आइडिया, वो सब कर पाएंगे, खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे मास्टर्स। और मास्टर्स को अगर अपना काम नहीं करना पड़ेगा, जो काम स्लेव्स कर सकते हैं, तो इससे ये होगा कि अपने टाइम पे वो क्या कर पाएंगे, फिर उनको फिर फ्री मिल जाएंगे, मास्टर्स फ्री हो जाएंगे इस काम से, वो काम स्लेव्स कर रहे होंगे। और उस टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, नए नए आइडियाज़ लाएंगे अपने माइंड में, इस तरीके से। ओके, नाउ सी पॉइंट देखो, ओरिजिन ऑफ स्टेट। उनके अकॉर्डिंग स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ स्टेट, एरिस्टोटल हैज़ टू से दैट family and village created by man emerged much earlier than the state. As such, individual is prior to the state, yet the importance of state is much greater than that of the individual. उनका मानना है कि स्टेट कैसे एमर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो फैमिली आई, फैमिली से विलेज बना, यानी मीन्स एक इंसान आया, दूसरा इंसान आया, तीसरा आया, ऐसे करके फैमिली बनी। और फैमिली बनी तो एक फैमिली हुई, दूसरी फैमिली हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, तो ऐसा फैमिली कर करके क्या बना, विलेज बन गया, गांव बन गया। उन गांव से, एक गांव से फिर दूसरा गांव बना, तीसरा बना, ऐसे करके बना। तो यानी कि जो इंसान थे, इंसानों ने इसे क्रिएट किया,
फैमिली बनाई, विलेज बनाया, और ये जब बनाया तब स्टेट जो था ये तो उससे बहुत बाद में जाके बना है, पहले का बना हुआ नहीं है स्टेट कि इंसान आया स्टेट बन गया, नहीं, स्टेट बाद में जाके बना है, बहुत बाद में जाके बना है। सबसे पहले एक फैमिली हुआ करती थी, एक फैमिली से दूसरी फैमिली, तीसरी, ऐसा करके फिर विलेज बनी, और विलेज के बाद जाके टाउन बने, शहर बने, और फिर उससे स्टेट बना, ठीक है। और वो मानते हैं सच इंडिविजुअल इज प्रायोर टू स्टेट। तो यानी कि इस तरीके से क्या हुआ, जो इंडिविजुअल है वो पहले आए, स्टेट के पहले आए, पहले इंडिविजुअल आए फिर जाके स्टेट आया। प्रायोर का मतलब होता है कमिंग बिफोर, मीन्स स्टेट के पहले कौन आए, इंडिविजुअल, राइट। तो येट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो इंपॉर्टेंस है स्टेट का वो कहीं ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। डी पॉइंट देखें, द अबव प्रेमाइज टुगेदर रिप्रेजेंट द फंडामेंटल ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो ये सारे क्या है, इनके फंडामेंटल्स हैं, ये एरिस्टोटल के थ्योरीज है नेचर ऑफ स्टेट को लेके कि स्टेट कैसे बना। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्लेटो, एरिस्टोटल और सॉक्रेट्स तीनों ग्रेट फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सो दोस्तों, अब हम एक छोटा सा टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, दैट इज द अर्ली स्टोरी, एंड ऑफ द ग्रीक सिटी स्टेट्स। अब देखो, ये जो टॉपिक है हमारे स्कूल में कट करवा दिया गया हमारे टीचर के द्वारा, लेकिन अगर आपके स्कूल में कट नहीं करवाया गया होगा तो उसके लिए कोई भी आपको डाउट ना रहे, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्ली स्टोरी यानी कि पुरानी स्टोरी है ये, जिस स्टोरी में हम क्या देखेंगे, ग्रीक सिटी स्टेट्स का एंड कैसे हुआ, ये ख़त्म कैसे हुए। ओके, नाउ ग्रीक सिटी स्टेट्स हम सेमेस्टर 1 से पढ़ रहे हैं हमारे, है ना, अच्छे से आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1, तो आपको पता है ग्रीक सिटी स्टेट्स क्या है। तो ग्रीक में छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे। फॉर एग्जाम्पल एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, थेब्स, तो ऐसा करके बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते थे। ये तो मैंने एक दो के नाम लिए, लेकिन ऐसा और भी बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे ग्रीक में, वो खत्म कैसे हुए, एंड कैसे हुआ उनका, ठीक है, ये टॉपिक हमें समझना है। नाउ यहाँ पे बॉक्स में आपको दिया है राइज ऑफ रोम, यानी यहाँ पे एंड होता है ग्रीक सिटी स्टेट्स का और राइज होता है किसका, रोम का। अब रोम का राइज कैसे होता है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे ये सब एक साथ मिलके लड़ने गए, वॉर किया रोम के साथ, और ये क्योंकि हार गए तो रोम जो है जीत गया। अब क्योंकि जीत गया तो उससे क्या हुआ, राइज हुआ रोम का, सिंपल, ठीक है। नाउ अब देखते हैं एक एक करके पॉइंट। तो कैसे एंड हुआ ग्रीक सिटी स्टेट्स का उसको समझेंगे, और कैसे राइज हुआ रोम का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, ऑल्दो एरिस्टोटल थियोरेटिकली ट्राइड हिज बेस्ट टू क्योर द वीकनेस ऑफ द ग्रीक सिटी स्टेट्स, ही कुडंट सेव इट फ्रॉम डीके। मीन्स एरिस्टोटल यानी कि ग्रेट फिलोसोफर, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा, तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये ठीक कर सके जो भी वीकनेस है, जो भी लूप होल्स है, जो भी लूप पॉइंट्स है, मीन्स जो भी कमजोरियां है ग्रीक सिटी स्टेट्स की, जो भी मिस्टेक्स है, उनको वो ठीक करना चाहते थे, क्योर करना चाहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुडंट सेव इट फ्रॉम डीके, लेकिन वो उसे खत्म होने से नहीं बचा सके, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट बी पॉइंट, यूनाइटेड द ग्रीक fought gallantly under the leadership of Demosthenes, who was a great orator. अब यूनाइटेड द ग्रीक मीन्स ग्रीक में अलग अलग सिटी स्टेट्स थे, बड़े छोटे सब, तो ये सारे मिलके एक साथ, यूनाइटेड मीन्स सब एक साथ मिलके लड़े पूरी वीरता के साथ। किसके लीडरशिप में, देखो लड़ने के लिए एक की लीडरशिप चाहिए होती है, ठीक है, ऐसा नहीं आप सब एक साथ मिलके झुंड बना के चले गए लड़ने, ठीक है, एक लीडरशिप के अंडर में आपको लड़ने जाना होता है, वो जो लीडर होगा वो आपको गाइड करेगा। तो किसके लीडरशिप में गए, वो डेमोस्थेनस के, ठीक है, ये नाम है, ध्यान रखना, डेमोस्थेनस, जो कि बहुत अच्छे ऑरेटर थे, बहुत अच्छे ऑरेटर। ऑरेटर मतलब क्या होता है, ऑरेटर का मतलब होता है ग्रेट स्पीकर, मीन्स जो बहुत अच्छे से बोल सकता है। अगर आप एक अच्छे ऑरेटर हो, मीन्स आपके पास स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, तो आप अपनी स्पीकिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हो और अपनी बात मनवा सकते हो। क्यों, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप बहुत अच्छे से बोलते हो, ऐसे करके आप बोलोगे कि लोग पूरे बहक जाएंगे, मतलब वो आप ही की बात को मानेंगे, ठीक है। तो डेमोस्थेनस भी कौन है, ग्रेट ऑरेटर। इसलिए हमें भी ज़रूरत होती है एक ग्रेट ऑरेटर बनने की, मतलब एक ऑरेटर बनने की, मतलब अच्छी स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, लोगों को अपनी बात समझा सके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हिटलर ले लो आप, जर्मनी में जो हिटलर था वो भी तो एक ऑरेटर ही थे, उन्होंने अपने स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू क्या किया, अपना पूरा एक टीम खड़ा कर लिया था, हिटलर टीम, है ना। तो वैसे ही तो आपके पास भी एक अच्छी स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, ओके। नाउ सी पॉइंट देखे, बट द ग्रीक्स वर डिफीटेड बाय फिलिप ऑफ मैसिडोनिया। अब देखो सारे ग्रीक, पूरा जो ग्रीक था सब मिलके एक साथ लड़ने गए थे, ठीक है, लेकिन दे वर डिफीटेड, वो हार गए। किससे, किससे हार गए, फिलिप ऑफ मैसिडोनिया से हार गए, मीन्स जो रोम है उन लोगों से हार गए। किस वॉर में, वॉर का नाम क्या है, इन द वॉर ऑफ कैरोनिया ऑफ फिलिप।
ठीक है। कैरोनिया फिलिप जो है ये वॉर का नाम है। कैरोनिया फिलिप के वॉर में ग्रीक्स वर डिफीटेड बाय फिलिप ऑफ मैसिडोनिया, हाउएवर वाज जनरस नॉट टू वाइप आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ रोम के किंग की, ठीक है, तो वो इतने जनरस थे, मतलब अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हुआ करता था उसका पूरा एग्जिस्टेंस को वाइप आउट नहीं कर दिया, मतलब खत्म नहीं कर दिया, फिनिश आउट नहीं कर दिया। उसका जो एग्जिस्टेंस था, मतलब जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे वहाँ पे वो थे, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि लोगों को मार देना या ग्रीक सिटी स्टेट्स को पूरा खत्म कर देना, अलग से अपना स्टेट बनाना, ऐसा नहीं था। वो जनरस थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आगे देखो, नॉट ओनली दैट, अंडर फिलिप अ यूनिफाइड ग्रीस इवॉल्व आउट ऑफ डिपेंडेंट सिटी स्टेट। फिलिप के अंडर में एक यूनिफाइड ग्रीस जो है इवॉल्व हो गया, किसमें, डिपेंडेंट सिटी स्टेट में। नाउ फर्दर फिलिप वॉज लिबरल इनफ नॉट टू ब्रिंग ग्रीस अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। अब फिलिप ना थोड़े लिबरल थे, अच्छे विचारों के थे, और मतलब लिबरल मीन्स नए विचारों वाले, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, ग्रीस को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं किया, ठीक है, डायरेक्टली उस पर कंट्रोल नहीं किया उन्होंने। मे बी कंक्लूडेड सेइंग दैट ऑल्दो ग्रीस लॉस्ट हिज पॉलिटिकल फ्रीडम, द ग्रीक कल्चर एंड सिविलाइजेशन कंटिन्यू टू डोमिनेट इटली। तो यानी कि ग्रीस का जो पॉलिटिकल फ्रीडम था वो तो उनसे छूट गया, मतलब ग्रीस के पास अब पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, है ना, क्योंकि वो दूसरे के कंट्रोल में है, अब दूसरे के अंडर में है, तो उसका पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक देश है, ये वाला देश है कोई एक, और ये कोई दूसरा देश है, अब दोनों के बीच वॉर हुई, और वॉर होने के बाद ए वाले ने बी वाले को हरा दिया, तो अभी ए और बी दोनों अकेले अकेले फ्रीडम में थे, लेकिन अब जब ए वाले ने बी वाले को हरा दिया तो अब क्या होगा ये कि बी वाले की फ्रीडम चली जाएगी, जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो चली जाएगी, और वो ए के अंडर में होगा। वो किसके अंडर में होगा, ए के अंडर में होगा, ए उससे पावर में होगा और बी के पास पावर चली जाएगी, तो उसी को बोला पॉलिटिकल फ्रीडम। आई होप समझ आया होगा। द ग्रीस कल्चर एंड सिविलाइजेशन कंटिन्यू टू डोमिनेट इटली। जो ग्रीस का सिविलाइजेशन था और उसकी जो कल्चर थी ना वो कंटिन्यू रही और इटली में उसने डोमिनेट किया। मीन्स कल्चर और सिविलाइजेशन नहीं खत्म हुआ, पॉलिटिकल फ्रीडम ऑब्वियसली चली गई उसकी, लेकिन कल्चर सिविलाइजेशन वैसा का वैसा ही था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखे, ऑफ कोर्स ऑफ टाइम द ग्रीक कल्चर डोमिनेटेड मैसिडोनिया। ग्रीक कल्चर जो था वो डोमिनेट कर गया कहाँ पे, मैसिडोनिया में, मीन्स रोम में, ग्रीक का कल्चर। नो वंडर एरिस्टोटल वॉज अपॉइंटेड टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द सन ऑफ फिलिप। एरिस्टोटल जो कि टीचर थे किसके, अलेक्जेंडर द ग्रेट के, यानी विश्व विजेता के, और अलेक्जेंडर किसके बेटे हैं, सन ऑफ फिलिप के बेटे, सन ऑफ फिलिप के बेटे। दिस अलेक्जेंडर केम टू बी नोन एज अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकॉज ऑफ हिज मेकिंग ऑफ लार्ज मैसिडोनिया एम्पायर। और उन्हें अलेक्जेंडर को जब वो छोटे थे तो टीचर, मतलब एरिस्टोटल के पास एज अ स्टूडेंट थे, उनके टीचर कौन, एरिस्टोटल थे। ना जब बड़े हुए, ठीक है, और उन्होंने जो है क्या किया, मैसिडोनिया एम्पायर को और बड़ा कर दिया, मीन्स विश्व विजेता, है ना, तभी उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरा मैसिडोनिया एम्पायर इतना बड़ा किया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, ये रोम का जो है मैप है। नाउ आगे देखते हैं, ये दो लास्ट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द रोमन्स डिड नॉट डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ एनी पॉलिटिकल थ्योरी, रेदर इट developed on the basis of experience and practical sense. It may well be said that the Romans did not contribute to produce any theory regarding state, yet through the management of the state, the Romans provided many political ideas. Now, अब देखो, जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना रोमन्स का, यानी कि रोम में जो लोग रहते थे रोमन्स, उनका पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये किसी पॉलिटिकल थ्योरी पर बेस्ड नहीं था कि किसी ने थ्योरी लिख दी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए सिस्टम और उसके ऊपर वो चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम रोमन्स का किसके ऊपर बेस्ड था, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल सेंस के ऊपर। ठीक है, थ्रू एक्सपीरियंस उन्होंने अपना जो है पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, थ्रू प्रैक्टिकल सेंस, मतलब प्रैक्टिकल सेंस समझ रहे हो ना, कि मतलब जो बाय डूइंग, मतलब जो हो रखा है, जो हो चुका है, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया था। और वैसे तो रोमन्स ने कोई भी अपना स्टेट के रिगार्डिंग कोई भी थ्योरी प्रोड्यूस नहीं की कि भाई स्टेट ऐसा होना चाहिए, स्टेट वैसा होना चाहिए, ऐसा करके कोई भी थ्योरी हमें नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ मिलते हैं रोमन्स से रिगार्डिंग थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट द रोमन्स प्रोवाइडेड। मतलब रोमन्स ने जिस तरीके से अपने स्टेट को मैनेज किया, जिस तरीके से चलाया, जिस तरीके से चला रहे थे वो, उसके थ्रू हमें बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ उसके थ्रू मिलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो अभी जो चल रहा है उसको देख के हमें समझ आएगा कि अच्छा ऐसा करके पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ का। तो वही चीज़ है कि रोमन्स ने कोई अपनी थ्योरी नहीं दी, कि उन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बल्कि उनके मैनेजमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसे इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट हैज़ बीन पॉइंटेड बाय प्रोफेसर अमल के मुखोपाध्याय दैट द राइटिंग्स ऑफ सिसरो इन पर्टिकुलर प्रोवाइडेड इनफ मटेरियल्स फॉर पॉलिटिकल थॉट। अब सिसरो के बारे में भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सिसरो ये भी एक
ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर है। तो इनकी जो राइटिंग्स है, इन्होंने जो लिखा है उसके थ्रू भी हमें बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स पता चलते हैं रिगार्डिंग द स्टेट। ठीक है, तो इनकी जो राइटिंग्स है वो हमारे लिए इनफ मटेरियल है टू नो अबाउट एंशिएंट स्टेट्स। ओके, तो आई होप आपको पूरा जो मैंने टॉपिक अभी तक समझाया है वो समझ आया होगा। सो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।